हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि सभी लेवल्स को टारगेट करते हुए हैं। जो कि आपकी सीडीपी की क्लासेस भी स्टार्ट करी हुई है, साथ में हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट करी हुई है और मैथमेटिक्स की सीरीज भी आपकी चली हुई है। सो अगेन आपका बाल विकास का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एचटेट वाले हैं तो आपको बिल्कुल ही इस सीरीज को देखना, बिकॉज आपके लिए तो स्पेसिफिकली मैंने बनाई ही है। सो आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉग्निशन एंड इमोशन, जो कि आपको सिलेबस में लिख करके दिया गया है। इसके बाद अगर लिखित सिलेबस की बात करूं तो एक और टॉपिक आपका बच जाता है, जो कि मोटिवेशन एंड लर्निंग है। उसके बाद जो लिखित फॉर्म में आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी बहुत सारी चीजें रहती है जिनको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, तो आपने उनको भी जरूर देख करके जाना है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग के बारे में बात करेंगे। कई जनरली जो है क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिला है एक क्वेश्चन, तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस छोटी सी वीडियो में बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कॉग्निशन की बात आती है तो कॉग्निशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एकदम से एक चीज आ जानी चाहिए कि ये किससे रिलेट करता है। ये हमारे माइंड से रिलेट करता है, यानी कि जितने भी आपकी मेंटल प्रोसेस होती है, जो भी आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, वो इसमें क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हो, कैसे सारी चीजों को प्रोसेस करते हो, वो सारी प्रक्रिया आपका किसका हिस्सा हो जाती है, कॉग्निशन का हिस्सा हो जाती है। ठीक है, यानी कि दिमागी रूप से जो भी चीजें आपकी परफॉर्म हो रही है वो सब आपका कॉग्निशन का हिस्सा है। मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन नोइंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो बहुत ही आसान है वैसे ये। नोइंग का मतलब होता है जानना। अगर आप जानेंगे तो आपको सिंपल सी बात है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सीखेंगे तो वो भी इसमें किस में शामिल आ जाता है, आपका जो सीखना है वो भी किस में आ जाता है, आपके कॉग्निशन में आ जाता है। साथ ही आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी किसका उस हिस्सा हो जाती है, कॉग्निशन का हिस्सा हो जाती है। इसके अलावा कुछ और शब्द भी है जो आपको कॉग्निशन से रिलेट करते हैं। जैसे एक शब्द आपको परसेप्शन अगर देखने को कहीं मिल जाए, परसेप्शन, या फिर अगर आपको रीजनिंग शब्द मिल जाए, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको शब्द देखने को मिल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान, ये सारे शब्द आपके किससे संबंधित है, वो सारे शब्द आपके कॉग्निशन से संबंधित है। तो मैं आपको एलिमिनेशन करना भी यहाँ पर सिखाती हूँ, जब भी प्रैक्टिस कराती हूँ। तो ये सारे शब्द जो है वो पॉजिटिव शब्द है। परसेप्शन का मतलब हो जाता है धारणा। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के आपकी क्या धारणा है। रीजनिंग का मतलब हो जाता है तर्क देना, और आप तर्क तभी दे पाते हैं जब आपने चीजों को अच्छे तरीके से समझा हो, जब आप अपने कॉग्निटिव लेवल पर चीजों को सारा प्रोसेस करके आए हुए हैं, तभी आप उससे रिलेटेड आप रीजनिंग कर पाते हो। और ये आपका बहुत ही पॉजिटिव शब्द है, समस्या समाधान। ये सभी आपके किससे रिलेट करते हैं, आपके कॉग्निशन से रिलेट करते हैं। कंसेप्चुलाइजेशन, ये सारे शब्द किससे रिलेट करते हैं जी, कॉग्निशन से। ठीक है, तो कॉग्निशन को आपने सिंपल सी भाषा में इतना ध्यान में रखना है, ये तो शब्द ध्यान में ही रख लेना, ये आपको देखने को मिल जाते हैं ऑप्शंस में। साथ ही मेंटल प्रोसेस आपकी इसमें आ जाती है, जो भी दिमागी तौर पर सारी कैलकुलेशन आपकी होती है वो सभी क्या कहलाती है, वो सभी आपका कॉग्निशन कहलाता है। डन, इतनी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि हमने कॉग्निटिव यहाँ पर थ्योरीज भी करी है, सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, तो ये सारी चीजें वही है आपकी। ठीक है, अब कुछ घटक हम इसमें पढ़ते हैं, कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कॉग्निशन के, संज्ञान के कुछ घटकों को पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछ लेते कई बारी। तो ये यहाँ पर है जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखते जाइएगा। अगर आपने नोट्स लिए हैं मेरे से तो फिर ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखित फॉर्म में मिल जाएगी, फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब धारणा बनाना। और धारणा को अगर बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं डिफाइन करूं, कि कोई भी चीज अगर है आपके सामने तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होता है उसके लिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो गेम हुए थे उसमें विनेश फोगाट का मेडल रह गया, वो उनका जो वजन है वो 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाए। और फाइनल नहीं खेल पाए मतलब उनको मेडल भी नहीं मिला, ना तो सिल्वर मिला, कोई भी मेडल उनको नहीं मिला। ऑल्दो हरियाणा में जब वो आए तो उनको प्रॉपर सोने का मेडल उनको दिया गया है, लेकिन उस चीज को लेकर के सबके अपने अपने परसेप्शन बने। किसी ने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया कि भाई एक खिलाड़ी का काम होता है अपने वेट को मेंटेन करना, और आप वो नहीं कर पाए हैं। किसी ने उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जोड़ करके देखा कि ये तो धरने पर बैठे थे तब इनका नहीं हुआ। किसी ने उनको कहीं ना कहीं बधाइयां भी दी कि कोई बात नहीं, आप कम से कम यहाँ तो पहुंचे हो। ठीक है, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सबके अपने अपनी परसेप्शन होते हैं कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। तो परसेप्शन क्या है, यही हो जाता है कि आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप कोई भी चीजों को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, और उसके बारे में फिर आप क्या अवधारणा बनाते हो, क्या आपकी नॉलेज बन जाती है, वही आपकी क्या कहलाती है, परसेप्शन। ये सबकी अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, और ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, आपके कॉग्निशन से। सो पहला घटक तो हमारा यही हो गया है। सेकेंड हो जाता है अटेंशन।
अगर आप दिमागी तौर पर कोई भी चीजें कर रहे हो, अगर आप कोग्निटिव का हिस्सा हो, यानी कि मतलब कोई भी चीज अगर आप प्रोसेस कर रहे हो, तो उसके लिए अटेंटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस वक्त कुछ और चीजें कर रहे हो, साथ में आपने अगर मेरी वीडियो चलाई हुई है, आपने टीवी भी चलाया हुआ, आप लैपटॉप में भी काम कर रहे हो, आप कुछ खा भी रहे हो, तो आप कंप्लीटली क्या है, अटेंटिव नहीं है। आपके दिमाग में वो चीजें तभी जाएगी जब आप अटेंशन में रहेंगे, आप अटेंटिव रहेंगे। सो अटेंशन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। मेमोरी, कोई भी चीज को समझने के लिए, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसे याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, आपको उसको अपने दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप दिमाग में नहीं बिठाएंगे तभी तो बाद में आगे जाकर के आप उसको फर्दर चीजों में अप्लाई करेंगे, जब भी तो आपकी समझ बनेगी, जब वो आपके दिमाग में आएगी। सो स्मृति भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हो जाता है। बात आती है फिर थॉट की, यानी कि विचार की। आपके सामने कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीजें हैं, जैसे अब मैं आपको ये थ्योरी करा रही हूँ, तो इसके बाद जब आप ये थ्योरी समझेंगे, मतलब थ्योरी नहीं है, जो टॉपिक है ये जो करा रही हूँ, जब आप इसको समझेंगे तो आपके अपने खुद के भी आइडियाज होंगे इसके बारे में, आप भी बहुत सारी चीजों को बना पाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अगर आपके थॉट नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, तो आप जो है ना तो रीजनिंग कर सकते हो, ना ही फिर आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प मिलेगा। सो अब खुद की जो थॉट है वो भी बहुत जरूरी हो जाती है कॉग्निशन के लिए। देन आता है हमारा लैंग्वेज, यानी कि भाषा। भाषा तो बहुत जरूरी है कि भाई मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो भाषा के थ्रू ही बात कर रही हूँ, आप भी किसी से बात करते हो तो भी भाषा के थ्रू ही करते हो। मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो क्योंकि आप लैंग्वेज आपको आता है। तो लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अगर आपको पूरी तरीके से चीजों को समझना है, ठीक है। आप अपनी बात को तभी समझा सकते हो दूसरे को जब आपको भाषा आती होगी। देन बाद में अगर इतनी सारी चीजें आपकी हो रही है यहाँ से, तो आपका डेफिनेटली लर्निंग तो यानी कि सीखना तो होएगा ही होएगा। जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आपने इस थ्योरी को पढ़ा है, इस रिलेटेड जब आप रात को लाइव में एमसीक्यूज बनाएंगे तो आप वहां पर अटेंटिव भी होंगे, आपके खुद के थॉट भी वहां पर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, आपके परसेप्शन भी बनेंगे, आपके पास भाषा भी होगी। सो एंड में आपकी लर्निंग तो वहां पर होएगी होएगी, कुछ ना कुछ तो आप वहां पर सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग भी इसका एक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट घटक हो जाता है, आप कह सकते हो। सो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि कॉग्निशन के हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक में आपको एक शब्द और देखने को मिल जाता है। मैं पहले ही आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ वही चीजें पिक करती हूँ जो आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने शब्द करके आपको यहाँ पर लिख दिया है। जैसे एक मेटा कॉग्निशन आपको समझना है क्या होता है, और एक माइंड मैप आपको समझना है इसमें क्या होता है। उसके बाद फिर हम इमोशन की बात करेंगे। तो मेटा को देखो, कॉग्निशन हमने यहाँ पर समझा, जब आप दिमागी रूप से क्या करते हो, सारी कैलकुलेशन करते हो, आपका मेंटल प्रोसेस, सारी चीजें, वो सब आपका कॉग्निशन का हिस्सा है। और मेटा जब लग जाता है, दैट मीन्स अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, आपने अगर कॉग्निशन लगाया है, आप अगर दिमागी रूप से चीजें कर रहे हो, तो जब आप उसके प्रति अवेयर होते हो, यानी कि आपकी नॉलेज के प्रति भी आप अवेयर हो। इसको आप ऐसे समझो कि अवेयरनेस ऑफ वंस ओन लर्निंग, आपकी खुद की लर्निंग भी किस तरीके से हो रही है उसके बारे में भी आपको पता है कि किस तरीके से हो रही है। या आपको यहां पर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, कॉग्निशन, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है थिंकिंग, क्योंकि ये पूछा गया है पेपर में, अबाउट थिंकिंग। तो ये कुछ शब्द है जिनको आपने प्लीज ध्यान में रख लेना है, ठीक है। यानी कि आपके खुद की लर्निंग को ही जानना, खुद की ओन लर्निंग के बारे में अगर आपको पता है किस तरीके से हो रही है, क्या चीजें हो रहा है, तो फिर वो क्या कहला जाता है, मेटाकॉग्निशन यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। मेटाकॉग्निशन जो शब्द है वो किसने दिया था, तो आप एक नाम यहाँ पर ध्यान में रख लेना, फ्लेवेल ने, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये ध्यान में रख लेना। ये जो मेटाकॉग्निशन शब्द है, ये जो वर्ड है, ठीक है, वो इनके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय, मैंने यहां पर लिख दिया है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि शब्द किसने दिया था, फ्लेवेल ने दिया था। और होता क्या है, तो स्वयं के सीखने या सोचने के प्रक्रिया के बारे में जागरूकता, यानी कि हमारा खुद का थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम अवेयर हैं, हमको पता है हम कैसे सारी चीजें कर रहे हैं। कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आपकी खुद की सोच के बारे में भी आप सोच पा रहे हो कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, तो वो क्या है, आपका मेटाकॉग्निशन कहलाता है। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। बात करते हैं फिर माइंड मैप की। एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर, माइंड मैप को ब्रेन मैप भी आपको यहां पर दिखा हुआ मिल जाएगा, ब्रेन मैप, ठीक है। ये लिखा मिल जाए या फिर माइंड मैप लिखा मिल जाए, बात आपकी सेम ही है।
ठीक है। अब देखो मैप से आप क्या समझते हो, जब भी आप कहीं पर ड्राइव करते हो तो आप गूगल मैप का हेल्प लेते हो ना, तो वहां पर सारे जो रास्ते आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और आप अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको डायरेक्शंस वहां पर बता देता है जो भी गूगल मैप है। ठीक है, तो वो बता देता है। यहाँ पर ब्रेन मैप से क्या मतलब है? ब्रेन मैप से मतलब है कि आपके सामने कोई समस्या अगर है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो उसके रिगार्डिंग आप डिफरेंट आइडियाज को अपने माइंड में जनरेट कर पाते हो और उनको आपस में लिंक कर पाते हो। ठीक है, जैसे मान लो अब सेंटर में कोई भी एक सेंटर की चीज होती है। ठीक है, सेंटर में मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट होता है सेंटर में, आप उससे रिगार्डिंग जो चीजें आपके दिमाग में बन पा रही है वो सब आपस में क्या कर पा रहे हो, आप उसको इंटर रिलेट कर पा रहे हो, विजुअली आप उसके बारे में सोच पा रहे हो, पूरा जाल फैल गया है। ठीक है, थॉट्स का, आइडियाज का आपके दिमाग में, और फिर आप उसके बेस पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी भी उससे आपकी जन्म लेती है। ठीक है, आप टीम में कहीं ना कहीं काम करना भी उसमें सीख पाते हो। तो क्या है, एक तरीके से कि आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट बने हुए हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे हो और उनको आपस में आप जब कनेक्ट कर पाते हो, विजुअली जब आप अपने दिमाग में सोच पाते हो, तो वो क्या है, ब्रेन मैप कहलाता है। यहाँ पर आपको एक फिगर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वो ब्रेन मैप है। जैसे अगर एग्जाम्पल रहे तो मान लो आपने घूमने का प्लान बनाया है, और जब भी हम घूमने का प्लान बनाते हैं तो ठीक है, हमने जाना, जहां पर जाना है, हमने कहाँ जाना है, लेट्स से कि हमने गोवा जाना है। ठीक है, तो सेंटर में क्या है, हमारा गोवा है। क्या है, सेंटर में गोवा है। अब गोवा जाकर के आप अपने दिमाग में सोचते हो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि हाँ मैंने गोवा जाना और आपने दिमाग में कुछ सोचा ही नहीं कि मैंने वहां पर करना क्या है जाकर के। आपके दिमाग में ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन होती है कि मैं उस बीच पे जाऊंगा, उस होटल में ठहरूंगा, फलानी ट्रिप पे जाऊंगा। ठीक है, वहां हिल स्टेशन है, वहां जो भी होता होगा वहां पे, वो सारी क्या चीजें आप वहां पे कनेक्ट करते हो, यहाँ पे शॉपिंग करूंगी, वहां पे खाना खाऊंगी, यहाँ घूमूंगी, वहां फिरूंगी। तो वो आप एक जो पूरा कंसेप्ट आपने बना लिया, पूरा जो जाल नेटवर्क आपने बना लिया दिमाग में, विजुअली ही सोच करके बना लिया आपने दिमाग में, वो क्या है, हमारा माइंड मैप है। क्लियर हुई इतनी चीजें? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोग्निशन इतना ही आपको बस पढ़ना है। फिर बात आती है इमोशन की। ठीक है, इमोशन की बात आती है, और इमोशन का मतलब जब भी क्या होता है कि आपके जो भी संवेग होते हैं, जो भी भावनाएं होती है, वो आपका क्या कहलाता है, इमोशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आप सैड हो, आप दुखी हो, अगर आप हैप्पी हो बहुत सारे, अगर आप खुश हो, ठीक है, आप हंस रहे हो, आप अगर क्रोध में हो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये सब क्या चीजें हैं आपकी, ये सब आपके इमोशन का हिस्सा है। ठीक है, और इमोशन जो है वो किससे डिराइव हुआ है, तो एक लैटिन वर्ड है इमोवेरे। इमोवेरे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टिर, टू स्टिर द सेंटिमेंट्स, टू स्टिर द सेंटिमेंट्स, यानी कि भावनाओं को जगाना। ठीक है, भावनाओं को जगाना। तो इमोशन जो है एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, इमोवेरे, इससे लिया गया है। इसका मतलब क्या है, आपकी भावनाओं को जगाना, यानी कि मतलब एक्साइटेड फॉर्म में हो जाना। ठीक है, वो इमोशन का मतलब है। ये जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मैकडूगल के, हिंदी में भी इसको वही लिखा जाता है, नाम तो नाम ही होते हैं। तो मैकडूगल के द्वारा यहाँ पर इमोशन शब्द दिया गया था। अब एक बहुत जरूरी चीज है, आपसे रिलेशन पूछ लेते हैं, किसके बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं, आपसे रिलेशन पूछ लेते हैं कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान और संवेग के बीच में, कॉग्निशन एंड इमोशन के बीच में आपसे ना रिलेशन पूछ लेते हैं, और ऑप्शन में आपको लिख के कहेंगे कि ये डिपेंडेंट होते हैं, नहीं डिपेंडेंट होते हैं, कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अगर डायरेक्शनल बात करें तो आप ध्यान में रखिएगा बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शन, यानी कि हिंदी में बहुत से नाम हो जाते हैं भाई द्विदिशात्मक, लेकिन इंग्लिश में बाई डायरेक्शनल ही कहेंगे, द्विदिशात्मक। ओके, इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जुड़े हुए, आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि आप अगर चेक कर पा रहे हो जो इमोशन है भाई, आपके अंदर जो भावनाएं कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है, वो किसका हिस्सा है, आपके कॉग्निशन का हिस्सा है। सो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हालांकि जजोंग नाम के एक व्यक्ति आ जाते हैं इमोशन में, जो कहते हैं कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। तो अगर आपसे जजोंग का नाम लेकर के अगर पूछ ले तो फिर आप वहां पर नहीं होते इंटरकनेक्टेड जा सकते हो, बट अदरवाइज ये चीजें क्या है, आपकी इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा इनकनेक्टेड लिख दिया मैंने यहाँ पर, इंटरकनेक्टेड। ओके, ऐसे लिख लेना, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। क्लियर, इतनी चीजें हो गई। अब बात आती है मैकडूगल के बारे में। जब हम पढ़ रहे हैं मैकडूगल का अगर नाम आया, तो मैकडूगल के कुछ 14 इंस्टिंक्ट्स होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, और ये जो इंस्टिंक्ट्स है ये आपस में किससे जुड़ी होती हैं, इमोशन से जुड़ी हुई होती है।
यानी कि इन्होंने कुछ 14 प्रवृत्ति की बात करी है, 14 इंस्टिंक्ट्स की बात करी है, और सभी इंस्टिंक्ट्स के साथ कुछ इमोशंस यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। और आपसे पेपर में पूछा भी गया है, आपसे पेपर में यहाँ से भी सवाल आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी आया हुआ है। और इसकी ये जो 14 इंस्टिंक्ट्स है जो मैं इस सेशन के एंड में आपको बताऊंगी, वो 14 के 14 इंस्टिंक्ट्स में से कोई भी एक आपसे पूछ लेगा। आपको या तो इंस्टिंक्ट दे देंगे और ये कहेंगे इससे कौन सा इमोशन आपका रिलेट करता है, या फिर आपको इमोशन दे देंगे और ये पूछ लेंगे कौन सा इंस्टिंक्ट। अब आप कहेंगे इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, तो इंस्टिंक्ट्स बेसिकली होते हैं कि इसके लिए आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल कुछ रिस्पॉन्स होता है आपका। जैसे अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा, ठीक है, और रोना क्या है, रोना उसने सीखा नहीं है, रोना एक इंस्टिंक्ट है, उसकी प्रवृत्ति है वो रोना, ठीक है। कोई भी बतख के बच्चे हमेशा बतख के पीछे पीछे ही चलते हैं, वो कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ते, उनके पीछे पीछे ही चलते हैं, तो वो क्या है, उनकी प्रवृत्ति है, ठीक है। तो प्रवृत्ति क्या है, अगर किसी को डर लग रहा है तो वो क्या उसका जो इमोशन है वो क्या रहेगा, फियर, लेकिन उसका जो इंस्टिंक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो भागने की कोशिश करेगा वहां से जब किसी को डर लग रहा है, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट्स क्या होती है, बेसिकली नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं जिसके लिए उनको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उनसे है ना मतलब जितने भी 14 इंस्टिंक्ट्स है ना, उनसे 14 इमोशंस भी यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो ये मैं आपको एंड ऑफ द सीरीज बताऊंगी, बस मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कितनी इंस्टिंक्ट्स होती है, 14 होती है, उनसे 14 इमोशंस यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। अभी लास्ट चीजें देख लो, उसके बाद फिर ये इंस्टिंक्ट्स की बात करेंगे। कंट्रोल ऑफ इमोशन यानी कि संवेग का नियंत्रण, एक क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछा गया है, यानी कि आप अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण करते हो। और इसके लिए काफी स्टेप्स है यहाँ पर, तो ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पर कुछ 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियसनेस, ठीक है। इंडस्ट्रियसनेस में क्या होता है बेसिकली कि वर्किंग पॉजिटिवली बिसाइड्स नेगेटिविटी। आप जब भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो आपको ये कहेंगे तेरे बस की नहीं है, ठीक है, या फिर ये कहेंगे कि 2-3 साल से एचटेट दे रहा है दे रही है, तेरा पास ही नहीं हो रहा, तेरे बस की नहीं है। तो उस नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए जब आप पॉजिटिवली अपने एम की तरफ चलते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियसनेस कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपने छोड़ दी है जो भी नेगेटिविटी है, बाद में देखी जाएगी, पहले एस्टेट को क्लियर कर लेते हैं, पहले इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो वो क्या है यहाँ पर, इंडस्ट्रियसनेस, यानी कि आपने अपने इमोशंस, अगर आप इनके मुंह लगेंगे तो आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस बाहर आएंगे और आप उससे अफेक्ट होंगे। तो इससे अच्छा क्या है, आपने इसको कैसे कंट्रोल किया कि आप पॉजिटिवली अपने काम कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। नेक्स्ट क्या आ जाता है, रिप्रेशन, यानी कि शमन करना। अब ये जो रिप्रेशन रिग्रेशन, ये ना हम जो फ्लूइड के ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है उनके अंदर भी पढ़ते हैं। आई थिंक याद नहीं है मुझे अगर मैंने आपको कराया कि नहीं कराया तो बता देना, एक क्लास में वो भी ले लूंगी, ठीक है। वो कुछ ना डिफेंस मैकेनिज्म की रक्षात्मक युक्तियों की बात करते हैं कि कैसे कैसे हम स्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हम युक्तियां अपनाते हैं। उसके अंदर आपको रिप्रेशन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब देखने को मिल जाता है। तो अभी यहीं पे आ जाते हैं। रिप्रेशन शमन का क्या मतलब होता है, जब आप कोई ऐसी पेनफुल मेमोरीज, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है, उसको आप जानबूझ के भुलाने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉन्शियसली, ठीक है, बिल्कुल चेतना में जानबूझकर आप उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब जो चीजें ऐसी आपके साथ हुई है और आप जब उसको जानबूझ के भुलाने की कोशिश करते हो तो ठीक है, आप अपने मन को समझा लेते कि मैं उसको भूल गया हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर दबी रहती है और टाइम आने पर वो बहुत ज्यादा उभरती है और कहीं ना कहीं आपको बहुत नेगेटिवली हार्म भी करती है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो किसी से बहुत ही तगड़े वाला धोखा मिला है, अब वो तो कह रहा है कि ठीक है मैं उसको भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके अंदर चीजें दफन है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर दबी हुई है जो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये इतना अच्छा नहीं होता डिप्रेशन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आप कॉन्शियसली जब किसी पेनफुल मेमोरीज को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो डिप्रेशन कहलाता है। डन। यहां पर भी वो अपने इमोशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल ही कर रहा है, वो दबा रहा है चीजों को, ओके। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपके इमोशन का ट्रांसफर करना, आपकी जो भावनाएं हैं वो कहीं पर निकालनी थी लेकिन निकले कहीं और है। जैसे पेरेंट्स से अगर वो अपने सीनियर से लड़ के आ रहे हैं या फिर झगड़ के आ रहे हैं, अपने ऑफिस में जो पेरेंट्स है वो सभी लड़ झगड़ के आ रहे हैं, किसी ने उनको डांटा है, उनके जो ऊपर बैठे उन्होंने डांटा है, तो वहां पर तो वो कुछ नहीं कर सकते, घर पे आकर के बच्चों पर अपनी भड़ास निकालना, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि जहां पर अपने इमोशंस निकालने चाहिए थे वहां नहीं निकाल पाए, कहीं और आकर के निकालना। नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन से सवाल पूछा गया है और आपका कैथारसिस से भी सवाल पूछा गया है स्टड के अंदर। सो रिग्रेशन को क्या कहेंगे, रिग्रेशन का मतलब यह है कि जब आप खुद को अच्छा फील कराने के लिए जब आप अपने से कम उम्र के
बच्चों का काम करते हो, ठीक है, यानी कि खुद को पॉजिटिवली फील कराने के लिए आप अपनी उम्र से कम उम्र के लोगों का जब काम करते हो ताकि आपको रिलैक्स फील हो, आपको अच्छा लगे, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम पूछा गया ये सवाल कि जब आप अपने से यंगर एज का कार्य जब परफॉर्म करते हो तो उसको क्या कहते हैं, खुद को फील बेटर कराने के लिए, तो वो रिग्रेशन होता है। देन लास्ट वन इज कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। ये जो है रिप्रेशन से जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी भावनाओं को दबा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं डीप दबा रहे थे, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, हमें वो दबा नहीं रहे उसको, जो भी आपकी दबी हुई भावनाएं हैं उसको टाइम टू टाइम जब आप एक्सप्रेस कर पाते हो, उनको बाहर निकाल रहे हो, तो उसको कैथारसिस कहते हैं। दो तरीके से होता है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल देती हूँ। वन इज फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से, और सेकंड इज मेंटल मानसिक रूप से। फिजिकल के अंदर क्या आता है कि जब आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को रिमूव आउट करने के लिए आप कोई एक्सरसाइज कर ले, अगर जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप मूवीज में भी देखते हो जब हीरो को गुस्सा आता है तो वो बॉक्सिंग के पंचेस ऐसे जोर जोर से मारने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो उसके तरफ ना जा करके वो अपना क्या कर रहा है, फिजिकली एक्सरसाइज करके उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहा है। तो फिजिकल यानी कि आप जब शारीरिक रूप से इन चीजों से बचते हो, और मेंटल मानसिक रूप से जब आप अपने अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं जब आप किसी को बता करके हल्का फील करते हो, है ना, अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा हो, जब आप उस चीज को किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप फील बेटर करते हैं, बेटर फील करते हैं, तो वो क्या है, आपका यहाँ पर मेंटल आ जाता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। इमोशंस का जो है कंट्रोल हम कैसे करते हैं, तो ये 5 स्टेप्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। यहाँ से एक सवाल पूछा गया है, मैंने देखा है पेपर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस ये आपकी इंस्टिंक्ट्स रह गई हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। 14 इंस्टिंक्ट्स कौन कौन सी, आप उनको चाहो तो याद कर सकते हो, समझाने की भी कोशिश करूंगी, आप चाहो उनको समझ सकते हो। डुगल की जो 14 इंस्टिंक्ट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी, कि जो आपकी 14 जो इंस्टिंक्ट्स है, जो प्रवृत्तियां है, उनके साथ 14 इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ 14 मूल प्रवृत्तियां जो होती है, जिसमें पहला आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आपको जैसे इसमें जो इमोशन है, ठीक है, संवेग का मतलब क्या है, इमोशन है, ये आपके इमोशन वाले पार्ट हैं, और ये आपका कौन सा है, इंस्टिंक्ट्स है, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर, अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो आपका जो इंस्टिंक्ट है, यानी कि जो प्रवृत्ति है, आपकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, वो क्या रहेगी, आप उससे भागने की कोशिश करेंगे, आप एस्केप करेंगे वहाँ से, ठीक है। आप एस्केप करने के लिए आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। जब आपको डर लगता है तो आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर शेर देखते हैं तो शेर के पास तो जाएंगे नहीं, क्या करेंगे, हम भागने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा सेकंड है एंगर, यानी कि जो ये आपका इंस्टिंक्ट्स है, और ये हमारा कौन सा है जी, इमोशन है, ठीक है। तो जब भी आपको युयुत्सा मत का मतलब होता है जब आपका लड़ाई करने का मन है, जब आपको युद्ध करने का सेंस यहाँ पर ये है, युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करना, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जब आपके अंदर किसी से मतलब लड़ना है आपको, तो आपके अंदर किस तरीके का इमोशन आएगा, क्रोध का आएगा, ठीक है। रिपल्शन और डिसगस्ट, अगर आपको किसी से घृणा है तो आप क्या करेंगे, उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, आप रिपल्सिव नेचर वहाँ पर दिखाएंगे, आप उसके पास नहीं जाएंगे बल्कि उनसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर वंडर इमोशन है तो आपके अंदर क्या जागृत होगी, यहाँ पर क्यूरियोसिटी जागृत होगी, ठीक है। अगर आपके अंदर इमोशन लव वाला है, जैसे तो पेरेंटल जो इंस्टिंक्ट्स है तो वो क्या दिखाएंगे, बच्चों के प्रति लव ही दिखाते, तो इमोशन यहाँ पर क्या जागृत होगा, लव जागृत होगा। तो आपकी मर्जी, आप इनको याद करना चाहो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए है। उसके बाद आता है इमोशन हमारा डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस के साथ जो आपकी इंस्टिंक्ट है जुड़ी हुई है, वो अपील जुड़ी हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट जो इमोशंस है वो क्या है, क्रिएटिवनेस है, संरचनात्मक भावना है। और इसको ऐसे ध्यान में रखना कि जो क्रिएटिवनेस है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर हम पढ़ते हैं, तो कंस्ट्रक्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व की भावना जब भी आएगा ये इमोशन, तो आपका जो इंस्टिंक्ट जुड़ा होगा वो कौन सा होगा, एक्विजिशन का इंस्टिंक्ट जुड़ा होगा। नेक्स्ट अगर देखें, अगर आपके अंदर लोनलीनेस की भावना है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, ये इमोशन चल रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारे इंस्टिंक्ट्स है, तो कौन सी प्रवृत्ति आ जाएगी, सामूहिकता की प्रवृत्ति यहाँ पर आ जाएगी। अगर इमोशन लस्ट का है, यहाँ पर कामुकता है, तो कौन सी इंस्टिंक्ट होगी, यहाँ पर काम की, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग है, श्रेष्ठता की भावना आ रही है, तो आपका आत्मगौरव यहाँ पर बढ़ेगा। नेगेटिव सेल्फ फीलिंग अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं सबमिशन आएगा आपका, ठीक है, आप लो फील करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट चल रहा है ये एपेटाइट, यानी कि भूख,
ठीक है, अगर आपको भूख लगी है तो आपका इंस्टिंक्ट क्या कहेगा, भी आप खाना ढूंढेंगे, फूड सीकिंग करेंगे। एंड द लास्ट वन इज अम्यूजमेंट, इसका हमें क्या लगाना है जी, इंस्टिंक्ट लाफ्टर आ जाएगा। सो ये 14 इंस्टिंक्ट हमने यहाँ पर देख लिए, 14 के 14 प्लीज़ आप लोग ध्यान में रख लेना, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली उठ के पूछ लेते हैं कि इस इमोशन से कौन सा इंस्टिंक्ट यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, आई होप यू एंजॉय द सेशन। आज हमने कॉग्निशन और इमोशन जो है वो कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपका टॉपिक पिक करोगे वो हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग रहेगा। देन ऑफिशियली हमारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टिल मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपको कराती रहूँगी चीज़ें, बिकॉज मेरी तरफ से काफ़ी कुछ पेंडिंग है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आता है ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।